देश में इस समय राष्ट्रपति चुनाव और उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। हमने देखा है कि जैसे ही राष्ट्रपति चुनाव की बात हुई थी उस समय भी देश के विपक्ष में हलचल हुई और उन्होंने जो अपनी तरफ से कैंडिडेट खड़ा करना था इसको लेकर के शुरुआत की और ये पहल की शरद पवार ने। शुरुआत हुई शरद पवार से, फिर शरद पवार, फिर उसके बाद जो है देखा गया कि जो कश्मीर के नेता हैं फारूक अब्दुल्ला, उनसे बात हुई, उन्होंने भी मना कर दिया। तो फिर बाद में ये जाकर के यशवंत सिन्हा कैंडिडेट विपक्ष की तरफ से बनाए गए। हालांकि ये तय है कि राष्ट्रपति का उम्मीदवार जीतना है एनडीए का, जो कि है द्रौपदी मुर्मू। लेकिन अब उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए जैसे ही एनडीए ने अपना कैंडिडेट जगदीप धनखड़, जो कि राज्यपाल हैं पश्चिम बंगाल के, उनका नाम घोषणा की, इस नाम के घोषणा होते ही विपक्ष में एक बार फिर हलचल हुई और फिर इस बार भी शरद पवार आगे आए एक विपक्षी कैंडिडेट खड़ा करने के लिए। आखिरकार सवाल तो यह है कि जब इस देश के विपक्ष को पता है कि जो भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन है, इनके पास पूरा बहुमत है राष्ट्रपति के लिए और पूरा बहुमत है उपराष्ट्रपति के लिए, तब फिर ये इस तरह की कवायद करते क्यों हैं? तो आपको ध्यान आएगा कि जो विपक्ष का कैंडिडेट है उनका नाम है मार्गरेट अल्वा। और ये मार्गरेट अल्वा जो नाम घोषित किया है वो बहुत सोच समझ कर किया गया है, क्योंकि वो एक तरफ से सोनिया गांधी की खासम खास है, वो पहली महिला राज्यपाल रही है, लेकिन विवादों में घिरी रही है। मार्गरेट अल्वा कांग्रेस की रहते हुए भी पिछले दिनों हमने देखा कि जब सीए का विरोध पूरे देश में चल रहा था, उस समय इनका बयान आया था, इन्होंने ट्वीट किया था और इन्होंने कहा था कि कागज मांगे जा रहे हैं, आप भी कागज मत दिखाना, मैं भी कागज नहीं दिखाऊंगी। इस तरह की कुछ चीजें आई थी। यानी कांग्रेस की एक रणनीति है, उस रणनीति में रणनीतिकार जो होते हैं, वो जो इस देश के विरोध के लोग हैं, जो इस देश में टुकड़ी टुकड़े मानसिकता से जीने वाले लोग हैं कि टुकड़े टुकड़े करने हैं, देश के विरुद्ध कोई अभियान चलाना है, षड्यंत्र चलाना है। यहां कांग्रेस में यह कल्चर है कि जो ज्यादा जोर से इस देश विरोधी अभियान को उठाएगा उनके साथ खड़ा होता दिखाई देगा। जो ज्यादा जोर से मोदी को, भाजपा को गाली दे सकता है, आरएसएस को गाली दे सकता है, वो वहां उतना ही बड़ा लीडर है। सवाल तो यह है कि जिस तरह से यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद के लिए खड़ा किया गया, वो टीएमसी में थे, दिखाने की कोशिश की गई कि टीएमसी, कांग्रेस और ये आपकी शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट, क्योंकि अब तो 2 गुट हो चुके हैं, तो ये सब एक हैं। लेकिन ऐसा है नहीं। ममता बनर्जी द्रौपदी मुर्मू को लेकर भी दुविधा में है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में बड़ी संख्या में आदिवासी हैं और आदिवासी वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए ममता बनर्जी ये सोच रही थी कि वो घोषणा करे कि वो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करेंगी। उन्होंने ऐसा अभी तक इसलिए नहीं किया क्योंकि वो विपक्षी चेहरा बनने की ताक में थी। लेकिन अब पश्चिम बंगाल के अंदर लगभग 50,000 पोस्टर उनके विरुद्ध ये बनवासी क्षेत्र के लोगों ने लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि द्रौपदी मुर्मू का जो विरोध और उनका जो सपोर्ट नहीं कर रही है ममता बनर्जी, ये आदिवासी विरोधी है। अब इसका जवाब ममता बनर्जी पे नहीं है। हालांकि अभी चुनाव में क्या होता है, अगले कुछ घंटे में क्या ममता बनर्जी इस पर फैसला लेंगी, लेकिन उपराष्ट्रपति पद के लिए ममता बनर्जी ने विपक्ष का साथ देने को साफ मना कर दिया है। इसी से लग रहा है कि ममता बनर्जी को अपनी गलती का एहसास हुआ है कि पहले ही वो अपनी गलती कर चुकी हैं राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के मुद्दे पर मौन रहकर। अब जगदीप धनखड़, जो कि पश्चिम बंगाल में एक लोकप्रिय राज्यपाल की तरह रहे हैं, एक एक चीजों को बारीकी से समझते हैं और जनता के मुद्दों को उन्होंने हमेशा उठाया है, केंद्र सरकार तक पहुंचाया है। और पश्चिम बंगाल में वो जनता के लिए मसीहा बनकर उस समय उतरे जब टीएमसी के गुंडे लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं पर, हिंदुओं पर हमला कर रहे थे, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे थे। ऐसे में जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल में जिस तरह से
जनता की सेवा के लिए उतरे, वो उनका एक दूसरा रूप देखने को मिला था। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील रह चुके हैं, इसलिए ये माना जा रहा है कि अब वो कानून के हिसाब से हिसाब करेंगे राज्यसभा के अंदर, और राज्यसभा के सभापति भी होते हैं उपराष्ट्रपति, तो निश्चित रूप से अब वहां वो वेंकैया नायडू की जगह आपको बैठे दिखाई देंगे। और टीएमसी के जो सांसद होंगे राज्यसभा के, निश्चित रूप से आप देखिए कि उनको तो कोई भी एक्टिविटी वहां ऐसी नहीं करने दी जाएगी जो गैर कानूनी हो, जो असंसदीय हो। तो इसलिए ममता बनर्जी को शायद लगता होगा कि भाई अब निकटता दिखाओ, वरना तो उपराष्ट्रपति हैं और अगले राष्ट्रपति भी हो सकते हैं, और उपराष्ट्रपति हैं तो सभापति हैं राज्यसभा के, बहुत सारे काम पड़ते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये मैं बता दूं कि जो मार्गरेट अल्वा का नाम घोषित किया है, अल्टीमेटली तो विपक्ष ने एक तरह से अपमान करने के लिए ही उनको खड़ा किया है, क्योंकि जो स्थिति राष्ट्रपति चुनाव के लिए है उससे ज़्यादा बेटर स्थिति में भारतीय जनता पार्टी उपराष्ट्रपति के चुनाव में है। यहाँ आपको बता दें कुल टोटल इस समय जो सीटें हैं वो 788 सीटें हैं, इसमें से 8 सीटें अभी तक रिक्त हैं, जिनको नॉमिनेट करके राज्यसभा में भेजा जा सकता है और राष्ट्रपति जी के हाथ में होती हैं। ऐसी अभी 8 सीटें खाली हैं। अब ये जो 780 सीटें हैं इस पर चुनाव होना है, और इसके हिसाब से जो बहुमत के लिए चाहिए, वो जीतने के लिए 390 वोट चाहिए सांसदों की उपराष्ट्रपति के लिए, और भारतीय जनता पार्टी के पास अभी 384 यानी 4 उसके पास सीट ज़्यादा हैं, वोट ज़्यादा हैं। ये केवल भाजपा की है, इसके अलावा भी अन्य दलों का जो समर्थन राष्ट्रपति पद के लिए भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है, अगर उसको भी जोड़ दें, जिसमें आपको बता दें कि बीजू जनता दल है, वाईएसआर कांग्रेस है, बसपा है, अकाली दल है, तो आपको बता दें वाईएसआर कांग्रेस के 31 वोट हैं, बसपा के 11 वोट हैं, अकाली दल के 2 वोट हैं, और इन सबको अगर मिला दें तो ये संख्या हो जाती है 511। अब आप समझ लीजिए कि ये 511 हो जाएगी, ये बहुमत से कितनी ज़्यादा है। बहुमत केवल चाहिए 390, और भारतीय जनता पार्टी और इनके जो सहयोगी गठबंधन हैं, अगर इन सबको मिला दें तो ये 511 संख्या बैठ रही है। इसका मतलब जगदीप धनखड़ निश्चित रूप से, जैसे द्रौपदी मुर्मू की स्थिति है उससे कहीं ज़्यादा जगदीप धनखड़ मजबूत स्थिति में है, और उनकी जीत निश्चित है। लेकिन आप ये देखें कि उसके बावजूद भी ये विपक्ष एकजुट होने की कोशिश में ये एक दूसरे के निकट आने की बात करता है। हालांकि अभी आपको बताएं इसमें शिवसेना भी है। शिवसेना ने द्रौपदी मुर्मू का समर्थन देने का फैसला किया, और उन्होंने आदिवासी बात देखी है कि भाई आदिवासी महिला है और आदिवासी है, महाराष्ट्र के अंदर भी आदिवासी वोट बहुत है। लेकिन अब आप देखेंगे कि जगदीप धनखड़ के लिए भी जो सांसद हैं शिवसेना के, वो जिस तरह से राष्ट्रपति पद के लिए उन्होंने दबाव बनाया था उद्धव ठाकरे पर, इसी तरह वो उपराष्ट्रपति पद के लिए भी वोट करने वाले हैं, ऐसा सूत्रों का कहना है। क्योंकि उद्धव ठाकरे जी के पास अब अपना कुछ बचा नहीं है। ज़्यादातर जो उनके सांसद हैं वो बीजेपी के पक्ष में हैं, गठबंधन के, और वो चाहते हैं कि आप उनके साथ मिलकर के आगे सरकार चलाएं, और 2024 का चुनाव और आने वाला बीएमसी का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के लड़ा जाए। उद्धव ठाकरे जी हैं कि वो अपने सारे विधायक और सांसदों की बात अभी तक सुन नहीं रहे हैं। हालांकि द्रौपदी मुर्मू के मुद्दे पर शिवसेना ने घोषणा की है। अब देखना होगा कि उपराष्ट्रपति पद के लिए जो जगदीप धनखड़ हैं उनके लिए भी क्या शिवसेना वोट देने का, पक्ष लेने का घोषणा करती है कि नहीं। यहां तक कि अगर सांसदों की बात माने तो शिवसेना के जो अधिकांश सांसद हैं, 19 सांसदों में अभी तक जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि 15 सांसद ये चाहते हैं कि जिस तरह से राष्ट्रपति पद के लिए शिवसेना ने सपोर्ट किया है बीजेपी कैंडिडेट को, द्रौपदी मुर्मू को, इसी तरह जगदीप धनखड़ जी का सपोर्ट किया जाए। उनके पीछे उनका तर्क है, वो कहते हैं कि आज नहीं तो कल भारतीय जनता पार्टी के साथ ही मिलकर के हम सत्ता में रहेंगे, रह सकते हैं, सरकार बना सकते हैं,
क्योंकि विपरीत विचारधारा वाले लोगों के साथ मिलकर सरकार चलाने का जो अनुभव है महाराष्ट्र का 2.5 साल का, उसमें उद्धव सरकार के समय में देखा है कि सबसे ज्यादा नुकसान शिवसेना का हुआ है। और इसलिए ये सब शिव सैनिकों का मानना है। लेकिन कुल मिलाकर आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को शिवसेना की जरूरत भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जो शिवसेना के सांसद हैं उनका रुख ये बीजेपी की तरफ है, जगदीप धनखड़ जी की तरफ है। तो अगर वो भी जुड़ जाते हैं तो आपको बताऊं ये जो 511 है ये वोट बढ़कर के संख्या 520 से ऊपर हो जाएगी और ये बहुत अच्छी स्थिति में जगदीप धनखड़ जी हैं। और जगदीप धनखड़ वो नेता हैं, आपको ये भी बता दूं कि वो ना तो बीजेपी बैकग्राउंड से हैं ना वो आरएसएस बैकग्राउंड से हैं। उनका जो राजनीतिक कैरियर शुरुआत हुई है वो जनता दल से हुई है और वो हरियाणा के जाटों के सबसे प्रसिद्ध नेता देवीलाल जी के काफी करीबी रहे हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर चले हैं और इसलिए उनको किसान नेता के रूप में जाना जाता है। जाटों की कम्युनिटी के लिए उन्होंने ओबीसी आरक्षण के मांग के लिए आरक्षण को ओबीसी कोटे में दर्ज कराने के लिए काफी आंदोलन किया था और उनको उस मामले में बड़ा नेता जाटों का माना जाता है। तो ये भी एक कारण है कि वो एक जाट चेहरा है। और क्योंकि जाटों में अभी कोई इतना बड़ा चेहरा नहीं है, राज्यपाल जरूर हैं, सत्यपाल मलिक हुए, चाहे ये जगदीप धनखड़ जी थे, लेकिन एक जाट को इतना बड़ा, जाट कम्युनिटी को इतना बड़ा पद देना, ये भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से ये दिखा दिया है कि वो जाटों का कितना सम्मान करती है। और इसी से आप देखेंगे चाहे राकेश टिकैत हो, चाहे और जाट नेता हो हरियाणा के, राजस्थान के, इन जगदीप धनखड़ जी के उपराष्ट्रपति बनने के बाद आप जितने ये एक्टिव रहे हैं और जैसे किसानों की पकड़ को, किसानों में पकड़ रखते हैं, इसको देखते हुए आप देखेंगे कि अगले आने वाले दिनों में और 2024 के चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान समेत ये भारत के कई राज्यों में जाटों के नेता बनकर उभरेंगे, यानी जाट कम्युनिटी को इकट्ठा करने में काम करेंगे। और यही भारतीय जनता पार्टी की सोच रखते हुए उन्होंने इनका नाम घोषित किया है। वंदे मातरम।